हाँ आ जाओ। तब तुम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिए। तो मॉक टेस्ट बहुत कम लोग दे रहा है, ना के बराबर लोग दे रहा है। प्री बोर्ड का असर है। संडे को हमको पता चला कि बहुत लोग का बहुत जगह एग्जाम रहता है, इसीलिए उसको हम मंडे कर दिए हैं। अब मंडे हमको नहीं लगता किसी का रहता होगा। चलो रिवीजन सब लोग अच्छे से करो, ठीक ना। हम तो जो करवाएंगे सो करवाएंगे ही, लेकिन मेन तो तुम लोग को थोड़ा स्पेशल थ्रस्ट डालना होगा रिवीजन पे, ठीक ना। और मॉक टेस्ट से भागना नहीं है, कोशिश करो मॉक टेस्ट देने का। क्योंकि देखो जेई मेंस का जैसा आज हम न्यूज़ सुन रहे थे, 2 अटेम्प्ट होने वाला है। अब पता नहीं कितना ऑफिशियल है वो, और अप्रैल में हो जाएगा पहला वाला, मतलब बिफोर बोर्ड एग्जाम। नीट के लिए चलो अभी समय है, मान लेते हैं कि मई में तो नहीं है, होगा तो अब लगता है नीट जून तक जाएगा। हाँ बहुत जल्दी होगा तो जून तक जैसा लगता है। पिछले बार तो हमको लगता है सितंबर में हुआ था ना, उससे पिछले बार शायद अक्टूबर में हुआ था, सितंबर में हुआ था। खैर उतना लेट तो नहीं होगा, लेकिन जेई मेन सब लगता है कि वो अप्रैल फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में होगा ज़रूर। इसलिए उसी हिसाब से तुम लोग प्रिपेयर्ड रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। यहाँ टेस्ट नहीं भी दे रहे हो तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं ज़रूर टेस्ट देना, क्योंकि हर लोग हो सकता है टेस्ट सीरीज लेकर रखा होगा किसी ना किसी का। मतलब टेस्ट देना एसेंशियल है, अब तुम जहाँ भी दो, और जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि एक वीक में एक ही टेस्ट देना है। हम तो बहुत लोग को देखे हैं 7 दिन में 7 को टेस्ट देता है। लास्ट मोमेंट पे करना क्या है। और रिवीजन करने के बहुत अच्छा तरीका भी वो होता है, डेली एक टेस्ट दो। डेली तुमको 90 क्वेश्चन मिल गया मान लो, उसमें पक्का होगा 20-25 वो नहीं बना होगा, उसी बहाने अपना उस दिन का रिवीजन कर लो। मतलब रिवीजन भी अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एक राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है तो अच्छा बात है। रिवीजन तो एक राउंड हो जाना चाहिए अभी तक। मतलब अब जो तुमको करना है वो मान के चलो कि टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में जो नहीं बना उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत सारा टॉपिक मिला के रिवाइज करो। तो जिनका भी एक बार नहीं हुआ है वो थोड़ा सा स्पेशल समय निकालो और जल्दी जल्दी मेकअप करो, तो इस समय बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ना। और 2 अटेम्प्ट है तो पहला अटेम्प्ट को भी सीरियसली ही लेना होगा। एक होता है ना कि 4 अटेम्प्ट है, मान लो पहला गड़बड़ा भी गया तो मौका रहता है 2, 3, 4, लेकिन अब 2 अटेम्प्ट मतलब दोनों को सीरियसली देना होगा, ठीक है। तो उसको लाइटली नहीं लेना है, और समय बहुत कम है सही में, हार्डली 40-45 दिन है अगर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल भी मान के चलते हो तो, ठीक है। देखो पूरा रिवीजन कभी नहीं हुआ रहता है किसी का भी, 70% भी अगर रिवाइज है तो ठीक है, कोई खराबी नहीं है उसमें। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, किसी को बहुत कम समय मिला, किसी को बहुत ज़्यादा समय मिल गया, सबको बराबर समय ही मिला हुआ है। तो सब लोग का स्थिति मोर और लेस यही होगा अभी, लेकिन एक राउंड ऑफ रिवीजन सबका हो जाना चाहिए अभी तक, ये मान के ही हम तुम लोगों का फुल टेस्ट शुरू कर दिए हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो जिनका नहीं भी हुआ है वो उसको जल्दी जल्दी करो। देखो थोड़ा सा ये तो होता है कि 2 साल ऑनलाइन चला, क्या बीच बीच में ही कभी कभी ऑफलाइन हुआ, तो ऑनलाइन के चलते बहुत सारा लोग आउट ऑफ ट्रैक भी हो जाता है। किसी को होगा थोड़ा मन नहीं लग रहा है, बहुत बैकलॉग है, अब वो सब सोचने का समय नहीं है, जितना मेकअप कर सकते हो करो। डोंट रन अवे फ्रॉम मॉक टेस्ट। एगो तो हम खाना पूर्ति के लिए रखते हैं, तुम लोग तैयार रहेगा तो 7 दिन में 7 को मॉक टेस्ट होगा, लेकिन एगो कम से कम तो दो पहले, ठीक ना। चलो शुरू किया, ये लिखो। लिखो डायग्राम शोज अ सिचुएशन,
diagram shows a situation in which a boy is rotating a stone. With constant speed in a circular path. Which of the following is the correct reason for tension in the string? Which of the following is the correct reason for tension in the string? पहला है increase in magnitude of momentum. दूसरा है decrease in magnitude of momentum. तीसरा है change in direction of momentum. और चौथा है no force is required as magnitude of momentum remains constant. देखो ऐसे कुछ दिया है, तो ब्लैक कलर वाला स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का एक एंड सेंटर पे है और स्ट्रिंग का दूसरा एंड पे ये वाला मास है। ये इस तरह से कुछ घुमा रहा है, सोचो ऐसे करके, ठीक ना। तो उन चारों में से देखो तो कौन सा सही हो सकता है। सी में क्या था? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। ये देखो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि फोर्स होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, dp/dt। और मोमेंटम मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो स्पीड कांस्टेंट है, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है वेलोसिटी का, इसलिए मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। तो कौन सा फोर्स लगेगा बॉल पे? सेंट्रीपिटल, विच विल बी ड्यू टू विच फोर्स? टेंशन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑन द बॉल विल बी द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और फोर्स है तो मोमेंटम पक्का चेंज करेगा। मोमेंटम मतलब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों, ठीक ना, दोनों भी हो सकता है। तो दोनों होगा अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। देखो कंटिन्यूअस कन्वेयर बेल्ट, passes over a continuous conveyor belt passes over two discs A and B, as shown. They start from rest
they start from rest. A has angular acceleration. A has angular acceleration of pi by 4 radian per second square. Pi by 4 radian per second square. What is the angular velocity of the disk B? What is the angular velocity of the disk B at the end of 32 seconds? At the end of 32 seconds. कन्वेयर बेल्ट समझ रहे हो ना? देखो ऐसे कुछ दिया है, अब इसमें देख लो इंटीग्रेट करोगे कि नहीं करोगे। सोचो क्यों? क्योंकि देखो एक का एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है, किसका? ए का। ए का एंगुलर एक्सेलरेशन पता है। जैसे मान लो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो वो सोचो तो कैसे रोटेट करेगा? ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? क्लॉक। तो ये कैसे करेगा? अच्छा, ई क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। तो बोथ विल रोटेट इन द क्लॉकवाइज सेंस, ठीक ना? अब सोचो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन मान लो अल्फा ए है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन मान लो अल्फा बी है। तो अल्फा ए दिया है ना, कितना है? पाई बाई 4। देखो ये कांस्टेंट बोल दिया है क्वेश्चन में, ठीक ना? तो सोचो अल्फा बी कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? कांस्टेंट आएगा। अब अगर दोनों अल्फा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्ट लगा सकते हो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। नहीं याद है इक्वेशन सब होता था? तो अल्फा अगर वैरी करता है टाइम के साथ तब वी नीड टू इंटीग्रेट फॉर गेटिंग ओमेगा, ठीक ना? निकालो। ये रिलेट कैसे करेगा ओमेगा? तो इस पॉइंट का वेलोसिटी बताओ तो। इधर होगा नहीं, ओमेगा इंटू रेडियस, है ना? इस पॉइंट का वेलोसिटी सोचो, ओमेगा इंटू रेडियस। तो ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग मस्ट मूव विथ सेम वेलोसिटी। तो इससे ना हम लोग का ओमेगा रिलेट हो जाएगा, ही ना आएगा? किसका पूछा है वेलोसिटी? देखो तो, बी का, ओमेगा, ठीक है। देखो सेम रिलेशन अल्फा में भी होगा, क्योंकि इसको अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या बनेगा? अल्फा।
तो अल्फा ए विल बी 4 अल्फा बी, बोल सकते हैं ना। अल्फा ए गिवन है, तो यहां से अल्फा बी निकाल लो, पाई बाई 16 है ना। अब इक्वेशन लगा दो, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसको यूज करो। ठीक है, इनिशियल ओमेगा देखो क्वेश्चन में बोला है कितना है 0, अल्फा बी डाल दो, टाइम कितना है 32, तो 2 पाई, यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो बी का एंगुलर स्पीड 32 सेकेंड के बाद 2 पाई आएगा। कोई डाउट नहीं ना है। तो स्कूल में सिलेबस हो गया है, जनवरी फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो गया था। चिन्मया है नहीं, अयप्पा तुम्हारा चिन्मया। डीपीएस में माथा हिलाया नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अच्छा, पता नहीं है कि हुआ है कि नहीं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। नॉट नॉलेजेबल अबाउट द फैक्ट, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अ कार रन्स at constant speed, a car runs at constant speed around the horizontal racetrack as shown. Over which portion of the track is the magnitude of the acceleration? Over which portion of the track the magnitude of the acceleration the greatest? Over which portion of the track is the acceleration greatest? ये दिया है, तो 1-4 इज स्ट्रेट लाइन पाथ, 2-3 इज अगेन स्ट्रेट लाइन पाथ, और जो 1-2 दिख रहा है मतलब ये वाला, दिस इज आर्क ऑफ अ सर्कल, और ई जो है 3-4 इज अगेन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो किस पोर्शन में एक्सिलरेशन सबसे ज़्यादा है? देखो, हम बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, एडवांस टाइप का जो होता है, जैसे जेई मेंस हो या नीट हो, उसका एक सिंपल फिलॉसफी है, बहुत लेंदी कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं रहता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है, थोड़ा सा सोचना होता है, छोटा मोटा इक्वेशन लिखना होता है। ऐसा में गलती नहीं होना चाहिए। 3-4 का रेडियस कम है, जैसा डायग्राम से लग रहा है,
1 2 का रेडियस ज़्यादा है। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये भी बोला है ना। हाँ, अच्छा 2 3 में एक्सेलरेशन बताओ तो। 2 2 3 स्ट्रेट लाइन पाथ क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड है, 0 एक्सेलरेशन नहीं, तो 2 2 3 में एक्सेलरेशन 0 होगा। हाँ, राइट आंसर इज 3 2 4। अब 3 2 4 में सोचो, तो 3 2 4 मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। इसमें अगर एक्सेलरेशन देखोगे किसी पॉइंट पे, तो सिर्फ यही ना होगा, v²/r, ठीक ना। फिर वापस 4 2 1 में आओगे तो स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो 0 एक्सेलरेशन। फिर 1 2 2 में सोचो, सिर्फ सेंट्रीपिटल, मतलब पूरे में अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन 1 से 2 में है, और इधर देखोगे तो 3 से 4 में है। कौन सा बड़ा एक्सेलरेशन है? 3 से 4, क्योंकि उसका आर छोटा है। तो 3 to 4 में एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। ठीक है, एक बात और बताओ, 4 से 1 में अगर देखोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है और रेडियल एक्सेलरेशन कितना है? 0। क्यों रेडियल 0? क्योंकि रेडियस इन्फिनिटी है। स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब है कि अगर उस पे तुम कोई भी छोटा सा पार्ट लोगे ना, तो दैट वेरी स्मॉल पोर्शन कैन बी एज्यूम टू बी पार्ट ऑफ अ सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। इसीलिए सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन पाथ पे हमेशा 0 होता है, चाहे स्पीड कांस्टेंट रहे चाहे वेरिएबल रहे, ठीक ना। और ये जो हम लोग बात किए थे ये नेट एक्सेलरेशन था, तो याद आ रहा है ना, इन जनरल 3 एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल और नेट। और यही ये नेट बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ AR एंड AT, ठीक है ना। तो इसमें आंसर होगा कि 3 to 4 में एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। नेक्स्ट ले लो, फिगर सोच a real string, figure सोच a real string on a real pulley, on a real pulley. The string runs on the pulley, the string runs on the pulley without sleeping, without sleeping. Which of the following is the direction of, which of the following is the direction of resultant force on an element on the string, on an element on the string as shown, on an element on the string as shown. रियल पुली किसको बोलता है?
मास होगा और फ्रिक्शन भी होगा, नहीं? तो ये मास वाला पुली है और इसका सरफेस रफ है, ठीक ना? इसके ऊपर से एक रस्सी पास हो रहा है ऐसे। रियल स्ट्रिंग मतलब एक्सटेंसिबल हो सकता है, मास हो सकता है, और देयर विल बी फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द सरफेस ऑफ द पुली। देखो, ब्लॉक का वेलोसिटी भी दिया है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी दिया है, और यहां पे बोल रहा है एक एलिमेंट लेना है ऑन द स्ट्रिंग। तो दिस इज एलिमेंट ऑन द स्ट्रिंग। चार ऑप्शन में देखो ऐसे ऐसे दिया है। तो these are the possible direction of net force acting on the element on the string. अच्छा अच्छा, ऐसे ऑप्शन, हाँ ऑप्शन डी, डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है डी? देखो, ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? वेलोसिटी किधर होगा? नीचे। तो उसी तरह अगर इसका बात करोगे तो एक एक्सेलरेशन ये तो पक्का है, एवरी पॉइंट विल हैव एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग। जैसे अगर हम इसका बात करते तो एक्सेलरेशन एक इधर बोलता, ऊपर ऐसे, ठीक ना? उसी तरह हर पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग का एक वेलोसिटी होगा ऐसे। तो इसका अगर बात करता तो v किधर बोलता? ऊपर, है ना? तो देखो, ये जो पॉइंट है इसका पाथ अगर देखोगे तो वो सर्कुलर पाथ है ना? सर्कुलर पाथ में दो तरह का एक्सेलरेशन होता है। तो ये बन जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सिंस इस पॉइंट का एक वेलोसिटी है तो इसका पक्का एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, v²/r। तो इस पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग का दो एक्सेलरेशन है, तब नेट देख लो एक्सेलरेशन किधर है, और जिधर नेट एक्सेलरेशन होगा उधर ही नेट फोर्स भी होता है। इसीलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो। A particle starts from rest. A particle starts from rest at t equals to 0 and move on a circular path of radius 1 meter. Move on a circular path of radius 1 meter with tangential acceleration √3 meter per second square. Tangential acceleration
√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. After 1 second, its acceleration makes an angle theta with its velocity. Find the value of 3 tan square theta. Find the value of 3 tan square theta. काची छोड़ दिया. हाँ अच्छा. हाँ साइकिल का. कितना दिया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? √3. रेडियस 1 और रेस से स्टार्ट किया है ना. ठीक. एक सेकेंड बाद पूछा है ना. एक सेकेंड के बाद स्पीड कैसे निकलेगा? तो लगा देते हैं v = u प्लस कौन सा एक्सेलरेशन लेते हैं यहाँ पे? टेंजेंशियल. तो ये हो गया 0 प्लस √3 × 1. ये ना आंसर आएगा तो बताना. आ गया कितना? हाँ ठीक 9. ठीक है. थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन. ठीक है. तो यहाँ पे देखोगे तो दो एक्सेलरेशन है. एक है 80 और एक होगा सेंट्रीपिटल, है ना. तो ये होगा v²/r. 3 हो गया ना. तो नेट एक्सेलरेशन किधर होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब 3 और √3 का रिजल्टेंट. और क्वेश्चन देखो इसी को थीटा बोला है. एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. तो tan थीटा तुम ऐसे सोच सकते हो, ये वाला बाई ये वाला, है ना. तो tan थीटा विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
बाई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो tan थीटा कैन बी रिटन एज 3/√3। 9 आ रहा है ना? ठीक, तो आंसर फाइनली 9 आ जाएगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो इस बार का जेईई मेंस का पैटर्न तो अभी तक नहीं आया है। वो ऑप्शनल वाला सिस्टम नहीं लगता है इस बार रहेगा। जैसे नहीं था कि 20 सिंगल करेक्ट और 10 था न्यूमेरिकल टाइप, उसमें से 5 बनाना था, 5 छोड़ सकते हो। वो लगता नहीं है कि इस बार रहेगा। हमको जो लगता है 20+5 वाला ऑप्शन रहेगा। ऑल क्वेश्चंस मैंडेटरी होना भी चाहिए। और हाँ, जैसे उससे पहले नहीं था, नहीं 30 के बाद एक और फॉर्मेट आया था 20+5, फिर आया 20+10, जिसमें 5 करना है 5 छोड़ना है। तो ज़्यादा चांस है 20+5 वाला ही। चलो नेक्स्ट लिखो। नीट में भी कुछ किया था ना? 40 + 10 था, उसमें से 5 करना था। हाँ, उसमें भी ऑप्शनल था ना। लिखो 2 balls A and B, 2 balls A and B are fixed to the ends of a light string passing over a fixed frictionless ring as shown. Ball A is moving along a horizontal circular path, and ball B is in equilibrium. Find the speed of ball A. देखो ये डायग्राम दिया हुआ है। तो रिंग फिक्स्ड है, स्ट्रिंग पास कर रहा है रिंग से। The string is passing through the ring. स्ट्रिंग के दोनों एंड पे मास है, एक मास स्टेशनरी है और दूसरा ना ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में।
आंसर 3 आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। इसके बारे में पहले सोचो। तो टेंशन विल बैलेंस mg, बोल सकते हैं टेंशन विल बैलेंस mg। एक तो लिख दो T इक्वल टू mg, ठीक है। अब इसके बारे में सोचो। तो मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, तो सोचो तो ये रेडियस कितना आएगा। तो यहां से लिख सकते हो 2 साइन थीटा, रेडियस विल बी 2 साइन थीटा, ठीक है। और ए का मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है, किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल। तो बताओ तो किस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब मोशन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, तो एक तो टेंजेंशियल में फोर्स 0 होना चाहिए क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, और मोशन अगर इस प्लेन में है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर नीचे, फोर्स मस्ट बैलेंस ईच अदर, ठीक ना। या देखो ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो मोशन इस इंक्लाइंड प्लेन में हो रहा हो, ये समझ लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो इस प्लेन में अगर मोशन हो रहा हो ऐसे गोल गोल, तो सोचो तो किधर फोर्स बैलेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर। मतलब इधर जो होगा वो पक्का बैलेंस करना चाहिए इस वाले को। मोशन अगर सोचो बोर्ड प्लेन में हो रहा हो तो इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे जितना भी फोर्स होगा वो सब एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। तो उस हिसाब से यहां बोलेंगे T का वर्टिकल कंपोनेंट मस्ट बैलेंस mg, है ना। और इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, टेंशन का साइन थीटा। इसका सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ C पे है कि D पे है, तो इसका सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन D पे है। मतलब ये जो फोर्स होगा ना टुवर्ड सेंटर, इसी को बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये होगा ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ टेंशन। तो ये कितना हो गया, T साइन थीटा, दिस विल बी m v पूछा था ना बाई r। इसको सॉल्व कर दो, तो ई टेंशन के जगह डाल दो 5g, है ना। T साइन थीटा r के डायरेक्शन में, तो वही होगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है mv स्क्वायर बाई r, इसीलिए लिख दिए mv स्क्वायर बाई रेडियस। तो यहां से कॉस थीटा आ जाएगा 4/5, है ना। फिर इस टेंशन को उठा के यहां डाल दो, तो ये देखो हो गया 5g साइन थीटा इक्वल टू 2v स्क्वायर बाई साइन थीटा। अब कॉस थीटा अगर 4/5 है तो साइन थीटा कितना हो गया 3/5। इसको उठा के यहां डालो, 3 आ रहा है ना, ठीक। तो आंसर विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। देखो सर्कुलर मोशन का ये एकदम बेसिक बात है कि जिस प्लेन में भी मोशन होगा, अब वो 3 ही प्लेन हो सकता है, या तो वर्टिकल प्लेन, या हॉरिजॉन्टल प्लेन,
या एक इंक्लाइन प्लेन। तो जिस प्लेन में भी मोशन हो उसके परपेंडिकुलर में नेट फोर्स हमेशा कैंसिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। L-shaped rod, L-shaped rod is rotating. L-shaped rod is rotating about a fixed vertical axis. L-shaped rod is rotating about a fixed vertical axis as shown. Find the minimum omega. Find the minimum omega for which the sleeve SLEEVE, for which the sleeve cannot slip on the rod. For which the sleeve cannot slip on the rod. ब्लैक कलर वाला स्लीव है, रेड कलर से एल शेप रॉड दिखा रहे हैं। स्लीव मतलब समथिंग विच कैन मूव अलोंग द रॉड। तो जो वर्टिकल रॉड देख रहे हो ना, वो मूव कर सकता है अलोंग द वर्टिकल रॉड। ब्लू कलर से दिखा रहे हैं फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस। कैसे घूम रहा है समझा? देखो ऐसे करके कुछ है, ऐसे है ना, इस एक्सिस के अबाउट। देखो रेड वाला एक्सिस है, तो रेड मार्कर इज द एक्सिस, उसके अबाउट ये ऐसे करके घूम रहा है पूरा चीज। मैं सोचो अगर यहाँ है तो धीरे 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 ऐसे जा रहा है इस तरह से। और स्लीव कहाँ पे है? इस वाले में। तो ये ऐसे करके कुछ स्लीव है। तो स्लीव कैन मूव अलोंग द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द रॉड ऐसे। और ये जो इंटायर एल शेप पोर्शन है वो रेड मार्कर के अबाउट इस तरह से रोटेट कर सकता है, दिस वे। ठीक ना? सोचो। क्वेश्चन बोला है स्लीव विल नॉट स्लिप ऑन द रॉड। So you have to find a condition for which sleeve will remain stationary relative to the rod.
तो सोचो तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन लगता है। ये चीज ध्यान रखना, 90 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर एल, ही ना। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? तो सोचो तो ये अगर स्लीव है मान लो, तो ये कांटेक्ट ऐसे बना के रखेगा कि ऐसे बना के रखेगा? ये वाला क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल इसको इधर ले जाना चाहेगा, तो स्लीव ना ऐसे करके सट जाएगा, ऐसे कुछ, ठीक ना। तो जब सेंट्रीफ्यूगल इसको धक्का मारेगा इधर, तो ये इस तरह से सट जाएगा। तो नॉर्मल किधर लगेगा? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट। देखो, अगर ऐसे कांटेक्ट बनता है विद द मार्कर, तो मार्कर फोर्स लगाएगा किधर? फिंगर पे। फिंगर पे मार्कर किधर फोर्स लगाएगा? लेफ्ट किसको बोलता है? मेरे लेफ्ट कि तुम्हारे लेफ्ट? तुम लोग के लेफ्ट। अगर ऐसे सटेगा तो तुम लोग के राइट, ठीक है ना। ये इसके अलावा mg, फ्रिक्शन किधर? ऊपर। फ्रिक्शन मस्ट एक्ट along द वर्टिकल रॉड। अब रिलेटिव टू रोटेटिंग रॉड दिस इज इन इक्विलिब्रियम, तो फोर्स को बैलेंस कर दो, है ना। अच्छा, ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या काइनेटिक? क्यों स्टैटिक? क्योंकि स्लीव इज नॉट स्लाइडिंग ऑन द रॉड। और स्टैटिक का एक खूबी है, क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच? मतलब ई वाला ग्रेटर कि लेस? लेस देन इक्वल टू, है ना। पुट कर दो, तो एफ के जगह डाल दो mg, और म्यू एन के जगह डाल दो, अच्छा मास 2m है ना। मास दिया है क्या? छोड़ो, दिया भी होगा तो कट जाएगा, हटाओ। ओमेगा पूछा था ना। मिनिमम ओमेगा बोला था ना, तो मिनिमम ओमेगा कितना बोलोगे? रूट अंडर जी बाई म्यू एल, ठीक ना। तो ओमेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर जी बाई म्यू एल इज द कंडीशन फॉर विच स्लीव विल रिमेन स्टेशनरी। तो मिनिमम ओमेगा पूछा है, इसीलिए अंडर रूट जी बाई म्यू एल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में एक चीज ध्यान रखना, ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक ना। नेक्स्ट लिखो, a small sleeve is stationary with respect to a rotating circular wire frame
as shown. Find the force of interaction. Find the force of interaction between the sleeve and the wire frame at this position. At this position. तो वायर फ्रेम वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। हाँ 2 न्यूटन। ठीक, the answer will be 2 न्यूटन। तो देखो स्लीव का अगर बात करोगे तो स्लीव बोला है ना कि स्टेशनरी है विथ रिस्पेक्ट टू सर्कुलर रोटेटिंग फ्रेम। तो सेंट्रीफ्यूगल सोचो किधर लगेगा, बाहर मतलब इस लाइन के लॉन्ग, एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर, हमेशा ध्यान रखना, मतलब ये एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। ठीक है, तो दिस विल बी m ओमेगा स्क्वायर, ई है मान लो r, ई मान लो थीटा। यहां पे कौन सा r लोगे, m ओमेगा स्क्वायर r, कौन सा r, ये। उसको अगेन ध्यान रखना, जिस पे सेंट्रीफ्यूगल लगाते हो उसका दूरी नापते हैं फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये दूरी सोचो कितना होगा, r साइन थीटा, वही यहां पे आता है। ठीक ना। नॉर्मल रिएक्शन देखोगे तो वो इधर होगा, mg देखोगे तो इधर होगा। ठीक ना। m के जगह डाल देना 0.1। फ्रिक्शन बोला नहीं है, फोर्स बैलेंस कर दो। तो आंसर लाने के लिए बेस्ट होगा हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करो, हॉरिजॉन्टल में तो डायरेक्ट तुमको n निकल जाएगा, हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस कर दिए तो हमको थीटा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो दो बात ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल एक्ट्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन
and always acts away from axis of rotation. m ओमेगा स्क्वायर r जो लिखते हो सेंट्रीफ्यूगल में, वो r हमेशा उस बॉडी का डिस्टेंस होगा फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक ना। थीटा भी पूछ सकता था। तो एक और इक्वेशन लिखते, कौन सा, वर्टिकल में, तो n cos थीटा विल बैलेंस mg, वहां से थीटा आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। देखो एक चीज पक्का है, नॉर्मल स्लिप पे कौन लगाएगा, रिंग लगाएगा। तो सोचो अगर हम तुमको बोलते हैं कि स्लिप यहां पे है, तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं, टैंजेंट को, नहीं, टैंजेंट विल बी कॉल्ड सरफेस ऑफ कांटेक्ट, और नॉर्मल जब लगेगा तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगा। अब सोच के देखो, इस सेंट्रीफ्यूगल इस वाले स्लीव को इस जगह ऐसे सटा के रखेगा कि ऐसे सटा के रखेगा, कैसे सटा के रखेगा, नीचे वाला, इसलिए क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल देखो इस रिंग को ना इधर भगाना चाह रहा है, तो इधर जब भगाएगा तो ऑटोमेटिक है कि कांटेक्ट नीचे वाला बनेगा, और जहां कांटेक्ट नीचे वाला बना तो सोचो फिर इस पे नॉर्मल किधर, रेडियली इनवर्ड, इसलिए अगर ऐसा कांटेक्ट होता तो रेडियली आउटवर्ड, ठीक ना। नेक्स्ट wedge rotates about an axis AB. Wedge rotates about an axis AB as shown, such that a block placed on the wedge starts accelerating upward with respect to the wedge as shown. Accelerating upward with respect to the wedge as shown. Find the friction force acting on the block. Find the friction force acting on the block. पूरा वेज को ही रोटेट करवा दिया है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस ए बी। वेज के ऊपर ब्लॉक है, अब ब्लॉक भी ना स्टेशनरी नहीं है ऑन द वेज, देयर इज फ्रिक्शन, क्योंकि वही पूछा है।
तो ये जो एक्सेलरेशन दिया है 1, ये किसका एक्सेलरेशन है? ब्लॉक का। किसके रेस्पेक्ट में? वेज के रेस्पेक्ट में। और वेज रोटेट कर रहा है अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस ए बी। मतलब वेज को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लो, जो बनाने में फायदा भी होगा, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा किस पे? वो ब्लॉक पे। तो तुम वेज को बनाओ रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन दिया है 1। तो फ्री बॉडी डायग्राम वेज के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करो। ब्लॉक इज स्लाइडिंग अप द रोटेटिंग वेज। Hmm. 32 ना 26 दिया है, चेक करो। 26 आंसर दिया है। आया। सेंट्रीफ्यूगल किधर? इसके परपेंडिकुलर, ठीक ना, अवे फ्रॉम एक्सिस। तो कुछ ऐसे राइट साइड, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, ई दूरी लेंगे। mg नॉर्मल, फ्रिक्शन किधर? ये ऊपर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन नीचे, ठीक ना। इस डायरेक्शन में फोर्स लिखो, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में अलोंग द वेज। तो होगा सेंट्रीफ्यूगल cos 37 माइनस फ्रिक्शन माइनस mg sin 37, ये ना होगा। इसको इक्वेट कर दो मास इंटू एक्सेलरेशन से, है ना। तो सॉल्व कर दो, यहीं से आ जाना चाहिए 26, क्योंकि सब दिया है ना। ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा? काइनेटिक। अगर म्यू पूछता तो क्या करते? तो इसको म्यू एन कर देते, फिर एन कहाँ से लाते? निकालना पड़ेगा। एन देखो यहां से लिख लेते, इस डायरेक्शन में अलोंग द नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर दो। तो लिखते एन इक्वल टू 2g cos 37 प्लस सेंट्रीफ्यूगल sin 37, ये ना। तो इससे नॉर्मल आ जाता। और फ्रिक्शन बीइंग काइनेटिक, इसको तुम इक्वेट कर सकता था म्यू इंटू नॉर्मल से। खैर हम लोग को फ्रिक्शन पूछा था, आ रहा है ना। देखो जेई मेंस नीट का तो हम देखे हुए हैं, नया क्वेश्चन एको को नहीं रहता है, ये सच्चाई है, समझे। तुम्हारे कॉपी में जितना चीज लिखा हुआ है ना, केवल उतना भी अगर याद हो जाए तो कल्याण हो जाता है, सही में। नहीं, सिर्फ रिवीजन क्लास का नहीं। देखो रिवीजन क्लास में तो बहुत ही कम हो पाएगा। जैसे हम ही जो प्लान बना के भेजे थे 30 दिन का, 30 दिन में पूरा सब खत्म, सिर्फ उससे नहीं। एक्चुअल जो तुम्हारा टॉपिक का नोट्स है ना, उसको अगर तुम याद कर लोगे तो क्वेश्चन एक भी उससे अलग नहीं हो सकता है। तीनों सब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं। और थोड़ा सा अपने आप को और कॉन्फिडेंस देना है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। हाँ, जेई एडवांस इज फेमस फॉर फ्रेशनेस इन द क्वेश्चन। वो दिमाग को झकझोरता है, लगेगा कि हाँ कुछ है, सब नहीं,
लेकिन फिर भी 20% 30% क्वेश्चन तुमको देख के लगेगा कि कुछ नया टाइप का है। ये चीज़ जेईई मेंस और नीट में कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, नेवर एवर। हम आज तक एक को क्वेश्चन ऐसा नहीं देखे हैं जेईई मेंस और नीट में जो तुम्हारे कॉपी में ना हो। तीनों सब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं, सिर्फ फिजिक्स का नहीं। छोटा ही रहता है, देखो ये सब बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा छोटा ही है। एडवांस में थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है, नो डाउट। इसलिए अभी जो हम लोग का प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी को अगर लेके चलोगे तो तुमको मेन अपना नोट्स को रिवाइज कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना शुरू करो। अभी के लिए बेस्ट वही है, क्योंकि उससे ज़्यादा समय हम लोग के पास है भी नहीं। क्योंकि देखो थोड़ा बोर्ड तो समय लेगा ही। जो देखो एक राउंड रिवीजन कर लिया है वो मान लो अपना 40% समय बोर्ड पे, 60% समय इधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे सकता है। लेकिन जो एक बार रिवीजन कर लिया है वो, अब सोचो जो नहीं एक बार रिवीजन किया है उसको क्या करना होगा, बोर्ड भूल जाना होगा, तो वो भी सॉल्यूशन नहीं है। तो मेक अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन बोर्ड और इधर जेईई हो चाहे नीट हो। अब देखो ये बैलेंस बन सकता है। कभी हम लोग को ये नहीं सोचना है कि समय कम है, समय कम है। समय उतने हैं, 24 घंटा है। उसी 24 घंटा में ही हर स्टूडेंट एफोर्ड करता है, अपने लिए समय निकालता है। हाँ ये फैक्ट है कि अब हम लोगों पर उतना समय नहीं है कि डेली वो सिनेमा देख ले 3 घंटा का। नहीं, मैच हो रहा है, मान लो अभी मैच चल रहा है ना, क्रिकेट है कोई, तो देख ले बैठ के पूरा पहला इनिंग दूसरा इनिंग। वो समय अब हम लोगों के पास नहीं है, ठीक ना। तो वहाँ पे समय तुम निकाल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने लिए बचाओ। समय है, रिवीजन हो जाएगा। देखो हम मोटिवेट करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करवा के तुम लोगों को फील करवाते रहेंगे कि कुछ आता भी है, कुछ नहीं भी आता है। देखो ऐसा किसी स्टूडेंट के साथ नहीं होगा कि जितना क्वेश्चन हम दिए उसको एक को नहीं बुझा रहा था। ऐसा हुआ है क्या? नहीं होगा ऐसा। हर रिवीजन क्लास में अगर 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे तो 2 3 4 हो सकता है कि तुमको लगे कि थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे हैं कि हम लोग को बहुत कुछ पता भी है। और विश्वास करो हम लोग उस लेवल पे भी हैं कि हम लोग को बहुत कुछ नहीं भी पता है। इसीलिए देयर इज द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग रिवीजन। तो हम चलते रहेंगे, ठीक ना। बीच में तुम लोग को मौका दे देंगे, प्री बोर्ड दे लेना। 2 वीक के लिए हम रुक जाएंगे बीच में, ठीक ना। फिर उसके बाद फिर हम शुरू हो जाएंगे। और फिर जो शुरू होंगे ना, वो 3 दिन को ज़रूरत पड़ने पे 6 दिन कर देंगे। कोई दिक्कत तो है नहीं। मान लो बोर्ड हो जाएगा तो 6 दिन भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक ना। उससे क्या है कि तुम लोग का रिवीजन का जो रिदम है वो बना रहेगा। रिदम नहीं तो टूटने देना, ये ध्यान रखना। मोमेंटम अगर ख़त्म हुआ तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगा। 2-4 सवाल नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी योर रिवीजन मस्ट मूव ऑन, ठीक ना। क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं है जिसको कुछ नहीं पता है। कुछ कुछ पता है, कुछ कुछ भूल गया है। इसीलिए वी आर टुगेदर, एक दूसरे को हेल्प करके मोटिवेटेड रखना है टिल द फाइनल डे। इसलिए टेंशन नहीं लेना। अब हम अच्छे हैं, आई एम बैक। लेकिन झटका तो लगा था, अब पूरी तरह से हम स्वस्थ हैं, ठीक ना। चलो नेक्स्ट लिखो। Which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect? देखो पहला ऑप्शन दिया है इसको कॉपी करते जाओ। तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ। सेकेंड ऑप्शन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर पोजीशन ऑफ ए, rate of change of angular position of A with respect to B, rate of change of angular position of A with respect to B is 1 radian per second. तीसरा है magnitude of rate of change of position vector of A with respect to B is 10 root 65 मीटर पर सेकेंड। और चौथा ऑप्शन दिया है d/dt ऑफ मॉड ऑफ ये है, देखो यही जो हम लिख रहे हैं ना बार बार RAB, यही RAB है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तीसरा में देखो दिया था मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये दिया था तुमको। मिलाओ तो ठीक लिखे हैं। और एक चीज ध्यान देना, ये दोनों में अंतर है। ई है d/dt ऑफ आर वेक्टर का मॉड, आई है मॉड ऑफ d/dt ऑफ आर वेक्टर, ठीक ना। ए और डी एक ही जैसा ऑप्शन है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है। अब देखो एक डायग्राम दिया है, ए है, ये बी है, ये डायग्राम गिवन है। मतलब ये क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन का एप्लीकेशन इन सर्कुलर मोशन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव का कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन में कैसे लगाना है। कंपोनेंट तोड़ देते हैं, ठीक है, पहला स्टेप सही है। ठीक है, सोचो सब लोग, फिर शुरू करते हैं। तो ए और बी दो पार्टिकल है, दोनों का वेलोसिटी एज शोन है। अच्छा ये बताओ तो, ये जो लाइन ए बी है, ये रोटेट करेगा कि नहीं? मतलब लाइन ए बी थोड़े देर के बाद हॉरिजॉन्टल ही रहेगा कि स्लैंट हो जाएगा? तो वो स्लैंट कैसे होगा? कैसे मतलब थोड़ा देर बाद ऐसे होगा कि थोड़ा देर बाद ऐसे होगा? तो कैसे डिसाइड कर रहे हो कि ये लाइन ए बी? मधुर गान को बंद करो, साइलेंट नहीं हो रहेगा। हैंग कर गया? अच्छा कोई बात नहीं। मेरे पास भी एक ऐसा मोबाइल है जो हैंग कर जाता है। तो देखो लाइन ए बी
थोड़े देर बाद ये ऊपर वाला दिखेगा कि नीचे वाला, वो जानने के लिए ना तुम वेलोसिटी निकालो परपेंडिकुलर टू ए बी, फिर रिलेटिव लगाते हैं। कितना होगा ये देखो तो 50 sin 37 30 ना, और ई कितना हो गया 40। तो देखो ई ज्यादा तेजी से ऊपर भाग रहा है, ई थोड़ा कम तेजी से ऊपर भाग रहा है, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। जानते हो क्या होगा? देखो ए बी ऐसे था शुरू में, ये ज़्यादा तेजी से भाग रहा है, ये कम तेजी से भाग रहा है, तो थोड़े देर बाद ही ऐसा दिखेगा। नहीं, ये ज़्यादा तेजी से ज़्यादा चला गया, ये कम स्पीड से थोड़ा कम गया, तो थोड़े देर बाद ऐसा दिखेगा। अब ई कैसे पता चलेगा कि इसका लेंथ छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो ये वेलोसिटी निकालेंगे, ये कितना आएगा 40, ये 40। मतलब ए बी का लेंथ धीरे धीरे कम होगा। अगर ध्यान से देखो तो दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ए बी। क्वेश्चन जो बोला है ना आर वेक्टर, वो बेसिकली देखो इसको बोला है, ये है आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यही आर वेक्टर। इसी वेक्टर का मॉड देखो बोला है, मतलब दैट इज नथिंग बट ए बी। अब लेंथ ए बी का रेट ऑफ चेंज, तो वो डिपेंड करेगा इस पे, तो ए बी का लेंथ किस रेट से कम होगा? ऐड कर दो 40 + 40, तो ए बी लेंथ विल शॉर्टेन इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 80 मीटर/सेकेंड। इसीलिए ये तो सही है। सही मतलब करेक्ट स्टेटमेंट, नहीं क्वेश्चन इनकरेक्ट बोला है, देख लेना। तो ये तो हो ही गया नहीं। देखो ए राइट भागा, बी लेफ्ट भागा, सोच के देखो क्या होगा। ऐसे जा रहा है, दोनों एंड देखो ऐसे एक दूसरे के तरफ जा रहा है, तो इस डिस्टेंस क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा, इसीलिए ये लेंथ कम हो रहा है। किस रेट से कम हो रहा है? तो दोनों स्पीड को जोड़ दो, तो पहला करेक्ट, लास्ट वाला इनकरेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन के बारे में सोचो। सी ऑप्शन, सी कैसे पकड़ में आएगा? तो एक काम करो, ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में सोचो, ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये आएगा इधर 10, वर्टिकल में रिलेटिव निकालो, वर्टिकल में रिलेटिव इधर आया, और हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव निकालो 80 आया। अभी दोनों का रिजल्टेंट निकालो, वो आएगा 10√65। यही बेसिकली है इस वेक्टर का रेट ऑफ चेंज, आर वेक्टर का रेट ऑफ चेंज। तो आर वेक्टर का रेट ऑफ चेंज मतलब ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, यही है। देखो ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर बोलेगा इसके मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज बताओ, तो हम लोग करेंगे एलॉन्ग ए बी रिलेटिव। अगर बोलेगा इस वेक्टर का रेट ऑफ चेंज बताओ, तो हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और यहां देखो मॉड मार दिया है लास्ट में, इसीलिए हम भी देखो मॉड करके बोल दे रहे हैं। ये एक्चुअली में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी। और ये जो चीज है ना,
यही तो है बेसिकली ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखो ध्यान से, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन में क्या था देखो तो, बी में अच्छा, इसमें बोल रहा है, देखो हम जस्ट तुम लोग को बोले कि अगर शुरू में ऐसे था तो थोड़े देर के बाद ही ऐसे हो रहा है, ये ना। वो जानता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस ओमेगा से ये घूम रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब ये लाइन ए बी रोटेट करके ऐसे हुआ, तो एंगुलर स्पीड बताओ इस लाइन ए बी का। तो वो निकालने का एक सिंपल तरीका होता था, v परपेंडिकुलर अपॉन सेपरेशन ए बी, याद है? v परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब ये चीज है तुम्हारा कितना, और ए बी कितना है 10, तो 1 दिया था क्या? इसका मतलब ए बी सही है, ठीक है। तो इनकरेक्ट इसका मतलब डी हो गया, तो डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है।